नमस्कार, मेरा नाम राजकमल है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और प्रतिदिन की तरह आपने लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय देखना शुरू कर दिया है। देखिए, पप्पू यादव फिर लाइव आए और लॉरेंस बिश्नोई पर बहुत कुछ बोल गए हैं। क्या कुछ बोले हैं, हम विस्तार से जानेंगे। इसके साथ ही ओसामा साहब से तेजस्वी यादव बातचीत करने वाले हैं। क्या कुछ बातचीत होने वाली है, उसको भी हम विस्तार से जानेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। इसके साथ ही देखिए, बिहार में उपचुनाव है, प्रशांत किशोर मैदान में है। प्रशांत किशोर ने सबको हिला कर रख दिया है। आखिर क्या कुछ माजरा है, हम इस पर विस्तार से जानेंगे। सुबह की चाय में स्वागत है सर। लॉरेंस बिश्नोई पर फिर से पप्पू यादव कुछ बोल गए हैं। देखिए, गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई कोई महात्मा गांधी या भीमराव अंबेडकर या लोकनायक जयप्रकाश नारायण के फॉलोअर नहीं, ये सबसे बड़ी बात है जी। तो लॉरेंस बिश्नोई जो है वह, हम बार बार इस बात को कहते हैं, वह सबसे देश के सबसे बड़े माने हाई सिक्योरिटी जोन वाले जेल में है और वहां से वह अपना फरमान जारी कर रहे हैं। और देश के अंदर जो जिस तरीके से उनके गुर्गे जो घटना को अंजाम दे रहे हैं या किसी से छिपा हुआ नहीं है, बावजूद इसके देखिए पप्पू यादव जो जनप्रतिनिधि हैं वह कुछ नहीं बोल रहे हैं जी। वह सिर्फ जो तथ्य परक बात है, जो फैक्ट्स है, उसी को रख रहे हैं और उनको कोई मतलब नहीं है कि लॉरेंस क्या कर रहे हैं क्या नहीं, किसको मारे किसको पीटे, उससे क्या मतलब रह गया, उससे कोई मतलब नहीं रह गया। तो वह देखिए पप्पू यादव जो बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं और उन पर कई, देखिए अब तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे लग रहा है कोई बड़े महात्मा है जी। तो लॉरेंस बिश्नोई कोई महात्मा तो है नहीं जी। शुरू में ही हम बताए आपको। तो लॉरेंस बिश्नोई अब कोई धर्म गुरु बन जाए, किसी तरह का प्रवचन देने लगे तो कोई, अब लॉरेंस बिश्नोई जिस तरीके से जो थ्रेट कर रहे हैं, जो थ्रेट क्या कर रहे हैं, और सब फैक्ट्स है, पुलिस को भी इसकी जानकारी है, बावजूद इसके वहां हाई सिक्योरिटी जो जेल में बंद होकर के वो अपना फरमान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल बनता है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठता है। निश्चित रूप से आप हर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा करते हैं, तो वह गुजरात के साबरमती जेल में बंद है और ऐसे में इतनी बड़ी बात वह कह जा रहे हैं, उनके गुर्गे घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से लॉरेंस बिश्नोई पर जो है सो शिकंजा कसने की जरूरत है जी। और जितनी बात कह रहे हैं उनका फोन देखिए, अगर यदि उनको प्रोवाइड किया जा रहा है फोन, उनको कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सब तमाम चीजों पर जो है सो सरकार को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और बहुत बारीकी के साथ जांच करना चाहिए, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं तो ऐसे आए दिन वो जेल से बैठ के किसी के लिए फरमान जारी कर देगा, वो जो जनप्रतिनिधि, उसके नाम पर कई अन्य लोग भी इस तरीके का काम कर सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि वह जो सारा कुछ जो भी है वह, अब तो देखिए हाईटेक जमाना है, अब तो लोग चांद पर जा रहे हैं, लोग चांद पर जो सो घर बना रहे हैं और कई तरह की बात हो रही है। तो ऐसे में यह कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है कि कोई लॉरेंस बिश्नोई के मामले की जांच कर ले। और देखिए कौन कौन लोग उसके लिए बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं, यह भी देखिए कौन कौन लोग उसके लिए आगे आ रहे हैं, यह सब कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ता हुआ पड़ रहा है कि कई जो है सो बड़े बड़े दिग्गज नेता उसके फेवर में बोल रहे हैं। तो यह देखिए, इस बात को सरकार को, जो केंद्र की सरकार है, उसको ध्यान देना चाहिए। और जो पप्पू यादव जो एक तरीके से पिछले दिनों उन्होंने गुहार लगाई थी तो कि उनकी सुरक्षा, तो निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है, सरकार की। उन्होंने लाइव आकर आज भी कहा है बिल्कुल कि सरकार उस पर ध्यान दे। नहीं, बीते दिनों उन्होंने लाइव आकर कहा था। तो निश्चित रूप से हम जहां तक समझ रहे हैं कि पप्पू यादव को वह, उनका सिक्योरिटी बहुत टाइट होने की जरूरत है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई कोई महात्मा गांधी नहीं है, उनके फॉलोअर्स नहीं है, वह जो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, यह देश और दुनिया से छिपी हुई बात नहीं है कि कोई कहीं और से बैठा हुआ आदमी उनका जो गुर्गा है वो थ्रेट कर रहा है किसी को। तो यह पप्पू यादव को निश्चित रूप से, जो गृह मंत्री से और बिहार सरकार से उन्होंने कहा है, तो बिहार सरकार को भी उसके लिए रिकमेंडेशन करके, उनकी अनुशंसा करके उसकी और उनके सिक्योरिटी को मजबूत किलेबंदी करने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए 24/7 वह लोगों के बीच में पप्पू यादव घूमते हैं, तो इस लिहाज से जो है सो उनकी सुरक्षा कड़ी होनी चाहिए। उपचुनाव के बीच एक खबर निकल कर के आ रही है जिससे बिहार की सरगर्मी तेज हो गई है।
तेजस्वी यादव ओसामा से बात करने वाले हैं, क्या कुछ बात होने वाली है? देखिए, निश्चित रूप से बिहार में 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और जो 3 सीट है, 4 में से 3 सीट कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के खाते की वह सीट है। तो ऐसे में निश्चित रूप से इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के लिए यह प्रेस्टिजियस उपचुनाव है, क्योंकि देखिए 2025 में आम चुनाव होना है बिहार विधानसभा का। तो उससे पहले जो 4 सीटों पर जो है सो उपचुनाव हो रहे हैं, वो उनकी प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं आरजेडी की, कह लीजिए इंडिया ब्लॉक की, या महागठबंधन की बिहार में दांव पर लगी हुई है। जो रुझान, जो ट्रेंड जो दिखाई पड़ रहा है, वह कहीं ना कहीं ऑल इज वेल की बात नहीं है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो यह आप कह सकते हैं कि ओसामा साहब, जो मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन पूर्व सांसद जो थे, उनके पुत्र हैं ओसामा साहब, तो उनसे बात तेजस्वी करेंगे, जो जैसी सूचना छन करके आ रही है। और उपचुनाव में ओसामा साहब साथ में घूमेंगे। तो जो मुस्लिम वोट में जो डेंट की बात लोकसभा चुनाव के बाद दिखाई पड़ी थी, लोकसभा चुनाव में जो है सो मुस्लिम वोट जितना मिलना चाहिए था, नहीं मिला महागठबंधन को, इंडिया ब्लॉक को, वह नहीं मिला। तो इस लिहाज से हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं, तो ऐसे में ओसामा साहब की उपयोगिता, हैना साहब के पुत्र की उपयोगिता, मरहूम शहाबुद्दीन के परिवार की उपयोगिता इस उपचुनाव में बहुत दिखाई पड़ रही है। अगर वो घूमेंगे तो निश्चित रूप से जो मुस्लिम वोट जो छिटकता हुआ, जो कहा जा रहा है कि वह छेद हो गया है महागठबंधन में, आरजेडी के पाले में, तो वह एकजुट होता हुआ फिर दिखाई पड़ेगा। और यदि ओसामा साहब घूमेंगे तो निश्चित रूप से जो मुस्लिम वोट जो इधर उधर हो रहा है, वह एकजुट होगा। और तब जाकर के आप जो है सो एनडीए से, जो सो आप भारतीय जनता पार्टी से आप लड़ पाइएगा बिहार में। नहीं तो जो स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है, आप 3 सीट जो बात हो रही है रिटेन करने की, 3 सीट अपने पाले में करने की, वह इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के लिए वह परेशानी का सबब होने जा रहा है। इस लिहाज से ओसामा साहब से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके, तो वह उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। और इसीलिए लिहाज से यह बात जो रिलायबल सोर्सेज से जो जानकारी मिली है कि ओसामा साहब से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बात करेंगे। हमको लगता है कि लोक आस्था का जो महापर्व खत्म होगा, उसके बाद ही इन लोगों का शेड्यूल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। और तब फिर ओसामा साहब और तेजस्वी प्रसाद यादव साथ में घूम करके जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, वह तमाम जगह पर घूमते हुए दिखाई पड़ेंगे। तेजस्वी यादव 2024 लोकसभा चुनाव वाली गलती नहीं करना चाहते। नहीं, अब देखिए, वो गलती तो एक बार हो चुकी जी। उससे पहले भी जो विधानसभा का चुनाव था, उस समय भी गलती हो चुकी। तो अब वह कोई फूंक फूंक करके जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, वह कदम बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी देखिए फेस्टिवल का ये पीरियड है, अभी दीपावली खत्म हुआ, अब उसके बाद जो सो लोक आस्था का महापर्व, अब उसी महापर्व की तैयारी में लोग जुटे हुए हैं। तो हमको लगता है कि लोक आस्था का महापर्व ये ही समाप्त होगा, उसके बाद इन लोगों का शेड्यूल बनेगा ओसामा साहब का और तेजस्वी प्रसाद यादव का। तो वो फिर आपको बेहतर माने ये एक रूपता संयुक्त रूप से दिखाई पड़ेगी आपको। प्रशांत किशोर तो एनडीए हो या इंडिया सबका नींद हराम करके रख दिए हैं। देखिए, प्रशांत किशोर निश्चित रूप से जन सुराज के संस्थापक हैं जी। और पहली बार जो है सो वह उपचुनाव में 4 सीटों पर मजबूती के साथ वह लगे हुए हैं। और देखिए, वह उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी स्कूल बैग है जी। जो स्कूल बैग कहीं ना कहीं यह उनके वह जो बात करते हैं एजुकेशन की बात करते हैं, हाँ, एजुकेशन की और बच्चों के भविष्य की, कि बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाना है। तो वह एक सिंबॉलिक रूप से वह उनका जो स्कूल बैग, जो उनका चुनाव चिन्ह है प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी का, वह तो मिल गया। उसके बाद देखिए बेलागंज जो 2 यादवों के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई पड़ रही है। जेडीयू से मनोरमा देवी हैं और विश्वनाथ यादव हैं, वहां से राष्ट्रीय जनता दल से जो सुरेंद्र यादव के पुत्र हैं, जो सुरेंद्र यादव वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस बार हुए हैं। तो उसी लिहाज से वहां पर वह सीट भी खाली हुई, तो वहां पर उपचुनाव हो रहा है। तो बेलागंज में देखिए, जो विधानसभा का सीट है, वहां से 12 गांव है। 12 गांव में पिछले दिनों जो तस्वीर छन करके आई, उस तस्वीर में देखिए वहां से जो मोहम्मद अमजद वहां से जनसुराज के उम्मीदवार हैं, तो उनके पक्ष में प्रशांत किशोर लगातार कैंप कर रहे हैं। और आज भी वह बेलागंज में ही वह
मौजूद रहेंगे और उनके पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो ये जो कैंप है प्रशांत किशोर का बेलागंज में, यही परेशानी का सबब है मनोरमा देवी के लिए, जो जेडीयू कैंडिडेट है उनके लिए, विश्वनाथ यादव जो आरजेडी से उम्मीदवार है उनके लिए, और यह एक समा जो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फील्डिंग टाइट है प्रशांत किशोर की। देखिए फील्डिंग इसलिए भी टाइट है, और आप कह लीजिए कि वहां पर 75 से 80 हजार के आसपास अल्पसंख्यक हैं वहां पर बेलागंज में, मुस्लिम। तो वो मुस्लिम में अगर यदि डेंट लगाने में सक्सेस होते हैं तो निश्चित रूप से बेलागंज का परिणाम जो है सो कुछ बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो अभी तक दिखाई पड़ रहा है। हालांकि अब कल क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक तो यही स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है कि मनोरमा देवी हो जेडीयू उम्मीदवार या फिर विश्वनाथ यादव हो आरजेडी के प्रत्याशी, उनके लिए यहाँ पर बेलागंज में परेशानी का सबब बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मुस्लिमों का रुझान जो है तो कहीं ना कहीं जन सुराज की ओर है, बढ़ रहा है। बिल्कुल पुरानी पार्टियों से मोह भंग हो रहा है। आप देखिए हम लोग चलेंगे, आपको रामगढ़ चलेंगे जी। रामगढ़ जो है तो वहां पर भी देखिए आरजेडी की वह सीट है, आरजेडी का वह गढ़ है। लंबे समय से आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगतानंद सिंह, उनका गढ़ रहा। उसके बाद उनके पुत्र सुधाकर सिंह विधायक रहे, उन्हीं के कारण वह अभी वो एमपी बने हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने बक्सर से। तो वह सीट पर उपचुनाव हो रहा है रामगढ़ में। तो रामगढ़ में भी आप देखिए कि वहां पर भी प्रशांत किशोर ने एक नया जो है तो खेल कर दिया है। वहां पर सुशील कुशवाहा को बना दिया है वहां से उम्मीदवार, जो कि एनडीए के जो है तो कोर वोटर माने जाते हैं कुशवाहा। तो वो वहां पर भी डेंट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और मुस्लिम भी वहां पर रामगढ़ में 35,000 के आसपास हैं। 35,000 मुस्लिम है, 35,000 मुस्लिम है आपको वहां पर। तो वो आपको वहां पर भी कहीं ना कहीं कुछ झोल झाल आपको दिखाई पड़ रहा है। और वहां पर परेशानी का सबब आपको भारतीय जनता पार्टी के अशोक कुमार सिंह के लिए है। अशोक कुमार सिंह देखिए पूर्व विधायक रहे हैं, लेकिन जो वहां का समीकरण कुछ कह रहा है, तो अब कुशवाहा वोट में डेंट हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। तो क्योंकि जनसुराज ने वहां से कुशवाहा दे दिया। अब देखिए जो मुस्लिम वोट हैं वह भी चढ़ेंगे उनके साथ, प्रशांत किशोर के साथ, निश्चित रूप से। क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर में लोकप्रियता बढ़ रही है। मुसलमान में लोकप्रियता का जो 4 सीट पर उपचुनाव हो रहा है, उसमें एक सीट प्रशांत किशोर ने आपको बेलागंज में मोहम्मद अमजद को उम्मीदवार बनाया, और कोई दल तो बनाया नहीं। बिल्कुल, या वो महागठबंधन हो या फिर जो है सो एनडीए हो। तो वो उस लिहाज से वहां पर भी देखिए कहीं ना कहीं परेशानी है आपको रामगढ़ में। इसलिए ये जो आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनके लिए भी परेशानी है, और जो अजीत कुमार सिंह है आरजेडी, जो सुधाकर सिंह के भाई हैं, जगतानंद सिंह के पुत्र हैं, उनके लिए भी परेशानी समान इक्वल वहां पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब हम लोग तरारी की बात कर लें। तरारी में भी देखिए वहां पर तरारी में भी किरण सिंह को, जो सवर्ण समाज से हैं, राजपूत समाज से हैं, उनको जो है सो जनसुराज ने उम्मीदवार बनाया है। वहां पर राजू यादव है भाकपा माले से, दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी से, और वहां से देखिए वहां पर माले के ही विधायक थे पहले, सुदामा प्रसाद अभी एमपी हो गए, उसके कारण यहाँ पर इस सीट पर तराई पर उपचुनाव हो रहा है। तो वहां पर भी 40,000 के आसपास मुस्लिम हैं। तो आप समझ लीजिए 40,000 मुस्लिम हैं, और किरण सिंह वहां पर जो राजपूत समाज से सवर्ण समाज में वोट में डेंट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और मुस्लिम जो है सो साथ में जब चढ़ जाएंगे तो क्या स्थिति होगी सो समझा जा सकता है। बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है वहां। निश्चित रूप से वहां पर लड़ाई, वहां पर विशाल प्रशांत है जो तरारी में लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके लिए परेशानी है। अगर यदि वो थोड़ा सा उनको अपना बैटिंग बॉलिंग टाइट करना पड़ेगा तरारी में, तब जाकर के कुछ वहां पर रिजल्ट आपको दिखाई पड़ेगा। नहीं तो देखिए विधानसभा का चुनाव है, इसमें थोड़े थोड़े से मार्जिन पर ही आपको जीत हार होता है। तो ये इसलिए जब उनके पिताश्री भी जो है सो सुनील पांडे जब थे वहां से लड़े थे, वह भी शॉर्ट मार्जिन से ही वह सीट जो सो हारे थे। तो लेकिन हालांकि इस बार समीकरण बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है। चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, तमाम लोग हैं। और तो इसलिए प्रशांत किशोर भी तो पेश कर दिए हैं। प्रशांत किशोर भी जो राजपूत समाज से ही उम्मीदवार दे दिया है किरण सिंह को। तो ये यहाँ पर देखने वाली बात हो कि राजू यादव भाकपा माले के अपनी सीट को बचा पाते हैं या नहीं। विशाल प्रशांत भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदवार हैं सुनील पांडे के पुत्र, वह इस सीट को छीन पाते हैं कि नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। अब चलिए हम लोग इमामगंज चलते हैं। जहां पर इमामगंज में कौन है, दीपा माझी हैं आपको की बहू। हाँ, माझी केंद्र में मंत्री हैं, जीतन राम माझी केंद्र में मंत्री हैं, और दीपा माझी के पति संतोष सुभन बिहार कैबिनेट में नीतीश कुमार के मंत्री हैं। तो वो इस लिहाज से, लेकिन उनके पास में टैग लगा हुआ है वीवीआईपी का। तो वो एक कहीं ना कहीं परेशानी का। और वहां से देखिए
जन सुराज ने फिर वहां पर खेल कर दिया आपको इमामगंज में। वहां पर जितेंद्र पासवान को, जो बच्चों के चिकित्सक के रूप में जिनकी आम आवाम में पहचान है और सरल और सुलभ है, तो वो एक बड़ा आपको खेल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और वहां पर राष्ट्रीय जनता दल के भी कद्दावर आदमी वो राजेश मांझी हैं, रोशन कुमार मांझी उर्फ राजेश मांझी, यह भी कोई पुराने लड़ाके, पुराने पहलवान है, इनको भी आप हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। तो इस लिहाज से इमामगंज में भी आप देखिएगा तो वहां पर भी कड़ी लड़ाई आपको दिखाई पड़ रही है। वहां भी मांझी की टेंशन बढ़ी हुई है क्योंकि पासवान वोटर्स हैं, कहीं ना कहीं जन स्वराज की ओर मूव करेंगे। निश्चित रूप से देखिए, अब वहां पर देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान क्या करते हैं जी। अब जो है सो, लेकिन देखिए आपको एक बात तो समझना पड़ेगा, आपको जनता के बीच में सरल और सुलभ होना पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं इनके साथ में यह जो जीतन राम मांझी की जो पुत्र वधू है उनके साथ में यह कमी दिखाई पड़ती है। वीवीआईपी कट्टा है पहले से ही, घर में दो मंत्री है, केंद्र में, राज्य में। बिल्कुल, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सरल और सुलभ जब आप रहिएगा तभी आपके क्षेत्र में चमक और धमक और वोट आप पर चढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे आपको नहीं चढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन परेशानी इमामगंज में भी आपको जनसुराज ने, जो प्रशांत किशोर ने दे दिया है यहाँ पर। तो देखना होगा कि प्रशांत किशोर एनडीए और इंडिया का कितना नुकसान पहुंचाते हैं, किसकी चिंता अधिक बढ़ाते हैं। तेजस्वी ओसामा से क्या कुछ बात करेंगे, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। वहीं पप्पू यादव ने लॉरेंस पर क्या कुछ कहा, वो भी आपने विस्तार से वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय से जाना। फिलहाल आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये खबर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।